नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। और देश में अलग अलग शहरों में किसान कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान अब सड़कों पर हैं। हालांकि ये तमाम कानून बन चुके हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तीनों बिल अब कानून के रूप में हैं, लेकिन आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इन तमाम तस्वीरों में ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर दिल्ली की है, गुजरात की है, बेंगलुरु की है, उसके अलावा लखनऊ है, हुबली है, अमृतसर, देहरादून, रामेश्वरम। इन तमाम जगहों पर ये दूर दराज इलाके हैं, यानी कि हिंदुस्तान के नक्शे में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इन 8 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के बाद दक्षिण भारत में भी विरोध देखा जाने लगा है। शुरुआत किसान बिल पर जो विरोध की हुई वो पंजाब में ज़्यादा हुई, और पंजाब के ही किसान थे जो सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी नजर आए। लेकिन अब दक्षिण भारत में भी नजर आ रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि कर्नाटक के शहरों में भी विरोध प्रदर्शन है, रामेश्वरम में विरोध प्रदर्शन है। लेकिन अब दिल्ली की बात करें। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में सुबह इंडिया गेट के पास यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने ट्रैक्टर में आग लगा दी। ये जो ट्रैक्टर है इसे ट्रक में लाद कर इंडिया गेट तक लाया गया और वहाँ पर इसे धराशायी करने के बाद इसे आग लगाई गई है, जो इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। और तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने एक रंग की पगड़ी पहनी है। पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार पंजाब के रहने वाले हैं। ये घटना सुबह करीब 7:15 बजे की है। 15-20 लोग एक पुराना ट्रैक्टर लेकर आए, एक ट्रक में लाद कर फिर उसमें आग लगा दी। दमकल विभाग की टीम ने ट्रैक्टर की आग बुझाई। सवाल ये उठ रहा है कि ये दिल्ली के बीचों बीच, जिसे प्लटन्स दिल्ली के नाम से जानते हैं, दिल्ली का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला इलाका है, वहाँ पर इस ट्रैक्टर को लाकर आग इसमें किस तरह से लगा दी गई और लगाने की इजाज़त कैसे मिल गई, वहाँ पर तमाम सुरक्षा इंतज़ामों के बावजूद ये घटना किस तरह हुई। हमारे को पुलिस ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे को बता दे, हम वहीं पर चले जाएंगे। हमने कोई छुप के काम नहीं किया, कोई कुछ ऐसे काम नहीं किया। एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट था हमारा। हम बड़ी देर से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब बंद पड़ा है, पंजाब में किसान सड़कों के ऊपर हैं। हम अपना ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। उस दिन हमारे को अंबाला बॉर्डर पे रोका गया। उसके बाद हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में 2 दिन बाद हमारे को अरेस्ट किया गया। हम सिर्फ मोदी सरकार तक एक मैसेज देना चाहते हैं, किसानों से बात करो, किसानों की बात सुनो। हमसे उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसानों से उनका कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, वो निंदनीय है। किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान गुमराह होने वाला नहीं है। किसानों को मालूम है खरीद शुरू हो गई है, एमएसपी जारी है, एपीएमसी भी मजबूत है, और इसलिए ये गुमराह करने की कोशिश असफल रहेगी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। हमने अभी भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सुना। मुकेश, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेनकाब हो गई है और ये कांग्रेस जो है वो नाटक कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। हम जान रहे हैं कि इसके बावजूद देश भर में अलग अलग जगहों पर किसान सड़कों पर हैं। अगर वो गुमराह हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको आपत्तियां हैं कई तरह की। और ये जो विरोध प्रदर्शन देखा गया, उसमें हमने नेताओं को यूथ कांग्रेस की ये बोलते हुए सुना कि सरकार को हमसे मतभेद हो सकता है, पर किसानों से क्या शिकायत है, किसानों से बात करें। पर ये जिस तरह से आज दिल्ली के बीचों बीच ट्रैक्टर लाकर जलाया गया इंडिया गेट, जो सबसे सुरक्षित इलाका है,
इसको एक दूसरे नज़र से भी देखा जा सकता है कि ये बहुत ही एक अनलॉफुल घटना है और ये सुरक्षित इलाके में ये किस तरह से अंजाम दी गई और रोका नहीं गया। देखिए, बिल्कुल इस घटना के दो पहलू हैं। एक बात तो ये है कि जो लोग ट्रैक्टर लेके आए थे उनका ये मकसद था कि इंडिया गेट के पास में अगर वो ट्रैक्टर जलाते हैं तो शायद इसका जो मैसेज है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा और उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिलेगी इसमें। और इससे यही वजह है कि वो ट्रैक्टर यहाँ पर छिपा कर लाए, एक ट्रक के अंदर लाए और उसके बाद ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। मैं वहीं पर खड़ा हूँ, ये बिल्कुल मेरे पीछे इंडिया गेट है और ये राजपथ है। राजपथ पर मानसिंह रोड का जो सर्कल है, आप देखें कि यहीं पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया और आग लगाने के बाद यहाँ से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ से भाग गए। चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, वीआईपी जोन है और यहाँ पर कोई ट्रैक्टर लेके आए उसमें आग लगा दे, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी घटना है। तो पुलिस ने जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब यहाँ पुलिसकर्मी नहीं थे। शायद यही वजह है कि इसे एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है कि आखिर कैसे यहाँ पर 15 से 20 लोग आए, ट्रक में से ट्रैक्टर निकाला, उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही घटना ये मीडिया में रिपोर्ट हुई उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पांचों पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सभी पंजाब के रहने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस ने आगजनी, दंगे का और साथ में जो महामारी एक्ट है उसके तहत एक केस दर्ज किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ये 5 लोग जिस इनोवा कार में सवार थे वो इनोवा कार जब्त कर ली है और साथ में जिस ट्रक में ट्रैक्टर आया था उस ट्रक को भी जब्त कर लिया है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये मालूम चला है कि संदीप खुल्लर जो कि यूथ कांग्रेस के पंजाब यूथ कांग्रेस के सचिव हैं, उन्होंने 58,000 में बठिंडा से एक किसान से ये ट्रैक्टर लिया था। इसके पहले इस ट्रैक्टर को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आग लगाने की कोशिश की गई लेकिन वहाँ पर वो लोग सफल नहीं हो पाए। उसके बाद सुबह करीब 3:30 बजे ये लोग एक ट्रक में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में राजपथ में ये जगह चुनी गई जहाँ पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया। और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, चूँकि इस पूरी घटना का फेसबुक लाइव भी किया गया, जो पंजाब यूथ कांग्रेस का फेसबुक पेज है उस पर इस पूरी घटना का फेसबुक लाइव भी हुआ है। तो पुलिस को पूरा फुटेज मिल गया है और चूँकि सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है लेकिन चूँकि घटना कुछ इस तरह हुई है कि काफ़ी गंभीर पुलिस इस घटना को मान रही है, इसीलिए केस दर्ज करने के बाद जो 5 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और बाकी लोगों की तलाश इसमें की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल थे, 15 से 20 लोग आए थे। जब यहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद फिर जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है उसका एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ राजघाट के आसपास और ये लोग जो है दिल्ली के उपराज्यपाल के घर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको बीच में रोक लिया और तमाम लोगों को बसों में भर के वापस कर दिया, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि कोरोना चल रहा है और ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल रैली, प्रोटेस्ट या धरने की दिल्ली में इजाज़त नहीं है, इसीलिए कार्रवाई की गई है। तो आज की जो घटना हुई है खासतौर से इंडिया गेट पर, उसको लेकर पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस का कहना यह है कि अभी वो इस पूरे मामले पर जो भी लीगल कार्रवाई है केस दर्ज करने के बाद वो कर रहे हैं और जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका। हम साफ देख रहे हैं, जैसा आपने बताया है कि जैसा अक्सर होता है उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले और ये कामयाब भी हुआ क्योंकि पब्लिसिटी मिली। ये तो क्योंकि दिल्ली में राजघाट पे ही हुआ इसलिए जगह ऐसी चुनी गई जहां पर ये करने से पब्लिसिटी मिले और उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यानी कि इसको फेसबुक लाइव के द्वारा दिखाया भी गया। बहरहाल इन लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और महामारी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में राजघाट के पास बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रदर्शनकारी जुटे, जैसा अभी मुकेश भी हमें बता रहे थे। यहाँ पर इन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ये लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास की तरफ मार्च कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका क्योंकि ये भी कहा गया कि कोरोना के इस दौर में इस तरह की पॉलिटिकल विरोध प्रदर्शन या रैलियों की इजाज़त नहीं है। जब बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हों तो पुलिस ने इन्हें रोका और बस में भरकर इन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। कृषि कानून के विरोध में आज राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में धरने पर बैठ गए हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती है आज।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लगातार कृषि कानून का विरोध करते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो इसके खिलाफ धरने में शामिल हुए हैं। All parties should now put their parties aside और सारे ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਸਿਆਸਤ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਐਟਲੀ एंड विंस्टन चर्चिल सब तो बड़े दुश्मन थे। जिस दिन लड़ाई शुरू होगी, एटली बिकेम हिज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सब दोनों पार्टियां इकट्ठियां चल पियां। दैट इज द वे इट शुड बी। दे शुड थिंक नाउ ए सियासत सूसत बंद करन। लेट अस टुगेदर गेट टुगेदर एंड फाइट दिस मेनेस। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमरिंदर सिंह ये साफ संदेश दे रहे हैं कि सियासत को छोड़कर साथ आकर इकट्ठा लड़ाई लड़ें। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? इसके ऊपर सियासत हो रही है। अमरिंदर सिंह आरोप लगा रहे हैं अकालियों पर कि उन्होंने मौका देखकर, चूंकि किसान सड़कों पर हैं, यू टर्न ले लिया और सरकार से बाहर आ गए। उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन थी। किसान नेताओं से कुछ मैंने कल बात की थी जो कह रहे हैं कि ये सियासत है। अकालियों की तरफ से भी कांग्रेस भी सियासत कर रही है, किसानों की कोई नहीं सोच रहा। स्थिति वहां पर किस तरह की है? अमरिंदर सिंह धरने पर बैठ गए हैं अब तो भगत सिंह के पैतृक गांव में। जी देखिए, धरने पे गए थे, आधा एक घंटा वो वहाँ रहे, भाषण दिया। वहाँ पर ज़्यादा जो है सरकारी कर्मचारी ही थे जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के होते हैं। तो खुद कांग्रेसी नेता थे हरीश रावत, जिनको अभी अभी पंजाब का इंचार्ज बनाया गया। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि क्या सारी सियासी पार्टियाँ एक साथ आ सकती हैं, अगर आप किसी को अपने साथ लाना चाहते हैं तो उस पर आप तोहमत या आरोप नहीं लगाते हैं। अगर अमरिंदर सिंह सीरियस हैं या कांग्रेस इस बात के लिए सीरियस है कि किसान और कृषि बिल पर या कृषि कानून पे सारी ही पार्टियां एक साथ हों, तो आप एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करते हैं। ऐसा ही बयान अकाली दल ने भी 2 दिन पहले दिया भाजपा छोड़ने के बाद कि अब ये पंजाब की लड़ाई है, अब ये किसानों की लड़ाई है और सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। तो सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि सभी पार्टियां ये बयान दे रही हैं कि सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए और एक दूसरे के साथ वो नहीं है। जहां तक किसानों की बात की जाए तो किसानों से मैंने भी बात की, आपने भी बात की है। कई किसान नेताओं ने ये बात स्पष्ट किया है कि जो राज्य सरकार या राज्य में जितनी ही पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर किसानों से पहले संघर्ष क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि पार्टियों और सरकारों को इस बिल और इस नियति के बारे में पहले से पता था कि केंद्र सरकार ऐसी चीज लेके आ रही है। क्योंकि केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं कृषि के, उन्होंने पार्लियामेंट में, सदन में ये बात साफ साफ कही थी कि पंजाब के भी जो वित्त मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या पंजाब सरकार को ऐसे कई मीटिंग्स में इन्वाइट किया गया था। तो जो किसान हैं वो सभी ही पार्टियों को इसके लिए दोष देते हैं। अकाली दल को इसलिए देते हैं कि आप सरकार की हिस्सा थी, कांग्रेस को इसलिए देते हैं कि आप तो राज्य में सरकार थे, आपने पहले इसका विरोध क्यों नहीं शुरू किया। अब जो भी विरोध आप पंजाब या हरियाणा में देख रही हैं, वो विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा शुरू किया गया है। पार्टियां उसमें बाद में आई हैं, लेकिन अगर जानकारी की बात की जाए तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों को इसकी जानकारी पहले थी। तो किसानों में अभी रोष है। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे किसान नेताओं से भी हमने बात की जिन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि अब वो इस संघर्ष को और तेज करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी मंशा दिख नहीं रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कृषि कानूनों को सपोर्ट किया है और बताया है कि किसानों के वो भले के लिए है। तो ऐसे माहौल में जब दोनों ही पार्टियां झुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आगे जो है स्थिति और एक कह सकते हैं कि सीरियस शेप ले सकती है, जब कई जगह हरियाणा और पंजाब में रेल रोको और चक्का जाम जैसी बातें और प्लान किसान कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका गजाली। हरियाणा में, पंजाब में तो अब देख रहे हैं कि विरोध काफी हो रहा है, लेकिन अब साथ साथ उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी ये विरोध काफी फैला है। हमने आपको दिखाया कि कर्नाटक तक विरोध पहुंचा है। बीजेपी शासित राज्य होने के बावजूद कृषि बिल के साथ साथ कर्नाटक में भूमि सुधार बिल के खिलाफ भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक को इसमें उन्होंने आलोचना की है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा खुद किसान नेता मानते हैं खुद को, ऐसे में उनकी दुविधा समझी जा सकती है। ना चाहते हुए भी केंद्र और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की इजाजत उन्हें देनी पड़ी है। कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन का ये भी एक तरीका देखने को मिला। कर्नाटक के बेंगलुरु के साथ साथ तकरीबन सभी जगहों पर केंद्र सरकार के
कृषि बिलों के खिलाफ इसी तरह प्रदर्शन हुए। किसानों का आरोप है कि नया कानून आने के बाद आलू, प्याज, दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार इससे इनकार करती रही है। ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यह सरकार किसानों से झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी झूठे हैं। इसे लागू करने की कोशिश कर रहे येदियुरप्पा झूठ में मोदी का साथ दे रहे हैं। यह सब किसान के विरोधी हैं। इसके अलावा जो भूमि सुधार कानून लाया गया है वह भी किसानों के लिए नुकसानदेह ही है। सिर्फ कंपनियों को इससे फायदा होगा। इससे देश के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಯೋದು ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। किसानों का विरोध प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो गया था। राज्य के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ कन्नड़ संगठन भी आ खड़े हुए। बेंगलुरु के टाउन हॉल से मैसूर बैंक सर्कल तक कुछ इसी तरह शोर शराबा होता रहा। केंद्र सरकार के कृषि बिलों और राज्य की बीजेपी सरकार के भूमि सुधार बिल को लेकर नाराजगी दिखी। भूमि सुधार बिल के तहत किसानों की 4 एकड़ तक उपजाऊ भूमि उद्योगपति किसानों से सीधे खरीद सकेंगे। मैं मुख्यमंत्री किसानों की वजह से ही बन पाया हूँ। मैं किसानों से बैठकर बात करूंगा और इस मामले को सुलझाऊंगा। संक्रमण काल में प्रशासन नहीं चाहता था कि ऐसी कोई भी रैली निकले, लेकिन येदियुरप्पा की छवि जितनी एक लिंगायत नेता की है उतनी ही एक किसान नेता की भी। ऐसे में न चाहते हुए भी येदियुरप्पा को अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली निकालने की इजाज़त देनी पड़ी। कहते हैं कि बीजेपी के अंदर येदियुरप्पा का जो विरोधी खेमा है उसने फिर इकट्ठा करने में एक अहम भूमिका निभाई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। निहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, किसानों में काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कृषि बिलों के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से भूमि सुधार के कानून में बदलाव लाया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर विरोध है। लेकिन एक बात और जो कही जा रही है वो ये है कि येदियुरप्पा अब 77 साल के हो गए हैं और येदियुरप्पा की जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसकी जो कवायद है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रही है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह की हलचलें देखने को मिलती हैं। अभी से इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ येदियुरप्पा की एक बैठक भी हुई थी। हालांकि येदियुरप्पा ने कहा कि इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस सिलसिले में भी कुछ न कुछ वहाँ पर बात ज़रूर हुई है। तो कुल मिलाकर के वो खेमा जो येदियुरप्पा को यहाँ पर बदलना चाहता है वो भी काफ़ी सक्रिय है और बीजेपी के अंदर ही येदियुरप्पा का जो लोग विरोध कर रहे हैं कहते हैं कि उन लोगों ने भी इस भीड़ को जमा करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि किसान काफ़ी नाराज़ हैं और उन्हें लगता है कि आलू, प्याज, दलहन इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा लिया जाता है और जिस तरह से उनके कृषि की जो भूमि है वो अगर सीधे उद्योगपति खरीद पाएंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ यह है कि सरकार की इसमें मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी, सीधे वो नहीं खरीद सकते। सरकार जब अप्रूवल देगी, सरकार की जब मान्यता होगी उसके बाद ही वो सीधे खरीद पाएंगे। बीच में पहले सरकार की, राज्य सरकार की एजेंसी होती थी जो उद्योगपति और किसान के बीच में लिंक का काम करती थी, उस लिंक को अब हटा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद विरोध है यहाँ पर और किसान के जो नेता है वो खासा नाराज है। हमने जब सुबह में किसान नेताओं से बात की तो उनका भी यही कहना था, उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है और दूसरी बात कृषि की भूमि 4 एकड़ भूमि तक किसान सीधे उद्योगपति को बेच सकता है, इस बात को लेकर है। अगर इसी तरह से जमीन की खरीद बिक्री होती रहेगी और उद्योगीकरण होता रहेगा तो फिर कृषि कहाँ पे होगी, ये एक बहुत बड़ी चिंता है किसानों की यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल। किसानों को बहुत बड़ी चिंता है और यहाँ पर एक तरह से दुविधा में सरकार भी है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और लौटते हैं इस ब्रेक के बाद और आपको दिखाएंगे कि आखिर ड्रग मामले की जांच जो है मुंबई में वो कहाँ तक पहुंची है।
सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी के निशाने पर क्या मशहूर फिल्मकार करण जौहर भी हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी क्षितिज प्रसाद की मैजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों को माने तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया है एनसीबी द्वारा। ऐसा उनका कहना है कि इस मामले में करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े कुछ लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। एनसीबी का कहना है कि क्षितिज के वकील के जो आरोप लगाई जा रही है वो जांच को भटकाने की कोशिश मात्र है। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, एनसीबी की जांच पर जो डिटेल्स, जो नई जानकारियां सामने आई हैं, उसके बारे में क्या आपके पास डिटेल्स हैं? और अब धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर भी क्या इसकी रडार पे आ गए हैं, इस दायरे में हैं? ये सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है। नगमा, देखिए, इस मामले में अब तक 20 गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 20वें आरोपी हैं क्षितिज प्रसाद, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके वकील ने जो बयान जारी किया है, सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से उन्हें 50 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और उन्हें एक तरह से टॉर्चर किया गया, थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया गया ताकि वो एनसीबी जैसा चाहे वैसा बयान दें और उसमें करण जौहर का नाम लेने का लिए दबाव बनाया गया, ऐसा उनका आरोप है। और उसमें साफ ये बताया गया है चूंकि वो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं, धर्मा प्रोडक्शन जो कंपनी है वो करण जौहर की कंपनी है। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि वीडियो जो है जो वायरल हुआ है 2019 का, जिसमें कि कई सितारे दिख रहे हैं और उसमें आरोप लगा है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं, उस संदर्भ में कहीं लिंक जोड़ने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि उसकी जांच के लिए मांग पहले से उठती रही है और वो जो है वो मामला भी, वीडियो भी यहाँ पर भेज दिया गया है। तो इसी संदर्भ में एक शक पैदा होता है, सवाल उठता है और जिसको कहीं न कहीं मजबूत कर रहा है क्षितिज प्रसाद का ये आरोप कि उन पर दबाव बनाया गया कि वो करण जौहर और बाकी कई लोगों का नाम साथ में लें और ये बताएं कि वो ड्रग्स लेते हैं। इसीलिए जो एनसीबी है ये सवालों के घेरे में है। हालांकि एनसीबी ने साफ किया है कि उनकी पूरी जांच जो है वो बहुत ही पेशेवर तरीके से है और इस तरह के काम वो नहीं करते हैं और ये पूरी की पूरी जो आरोप है ये भटकाने के लिए है, लेकिन जो आरोप है बहुत गंभीर है और बहुत सिलसिलेवार तरीके से लगाया गया और खास करके जोनल डायरेक्टर जो है समीर वानखड़े का नाम लेकर बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से दबाव डाला, वो उन्होंने उनको फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया और अपना उन्होंने पैर उस तरफ करते हुए कहा कि यही तुम्हारी औकात है। तो कई बहुत गंभीर आरोप है उस पूरे मामले में और लेकिन अब सफाई आई है, लेकिन ये जरूर है कि अब वहाँ जांच किस तरफ बढ़ती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने ये बात कही है और इसलिए ये बात गंभीर है। इसके ऊपर अब देखना होगा कि किस दिशा में इस जांच को ले जाती है उनका ये बयान कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन का नाम लें। और ब्रेक में जाने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, बहुत दिलचस्प, जो तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। वहाँ के पूमपुहार में कोलू डॉल्स, कोलू गुड़िया जो वहाँ की पारंपरिक होती है, उसकी एक एग्जीबिशन लगती है। इस साल भी लगी है 35 दिन के लिए, लेकिन ज़्यादातर स्टॉल कोरोना की वजह से खाली हैं। देखिए तस्वीरों में। कोरोना से बचाव के लिए ये बताया गया है अक्सर तमाम जानकारों द्वारा कि सबसे ज़रूरी मास्क लगाना है, लेकिन मुंबई में बीएमसी के जिन अधिकारियों पर मास्क ना पहनने के लिए जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी है, वो पा रहे हैं कि लोग अब भी समझने को तैयार नहीं हैं। अनलॉक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दफ्तर खुल रहे हैं और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मुंबई में हाल में ये प्रवृत्ति देखी गई कि जितने ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं उतने ही कम लोग अब सावधान हैं। मुंबईकर नियमों को तोड़ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो पहन रहे हैं वो भी करीने से नहीं पहन रहे हैं। बहन जी क्या दुकान इधर ही मैं भूल गया हूँ लाना दूसरी बार भर रहा हूँ। अभी हमें देख के लगाया आपने, नीचे क्यों रखा था? नहीं मैडम, मास्क लगाया हूँ। मास्क पहनो ना, रुमाल मत बांधो। मास्क है, मास्क किया
मुंबई में खाने की जगह, पार्क, बाजार वो हॉटस्पॉट है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुट रहे हैं। मास्क न पहनने पर जुर्माना है। 2 हफ्ते पहले जुर्माना 1000 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया। इन 2 हफ्तों में बीएमसी ने 9000 से ज़्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया, जबकि अप्रैल से 12 सितंबर तक करीब 5000 लोगों पर जुर्माना हुआ। 2 हफ्ते में बीएमसी ने 19 लाख से ज़्यादा का जुर्माना वसूला, जबकि अप्रैल से अब तक 54 लाख से ऊपर का जुर्माना लिया गया है। लेकिन बीएमसी के टास्क फोर्स का कहना है लोगों को समझाना मुश्किल है, वो बहस करने लगते हैं। तो उसमें क्या बताते, मेरे पास मार्क्स है, मैं अभी निकाला, जेब में रखा है, मैं घर पे भूल गया, नहीं तो कोई ऐसा गले में लटका के ले रहते। तो वो लोग को बोलते हम लोग, भाई मार्क्स ठीक तरह से पहनो। अफसरों के मुताबिक एक तरह का लापरवाह रवैया दिख रहा है। लोग कई बार हाथापाई पर उतर आते हैं। सब लोगों को ये सब देख के मास्क कंपलसरी पहनना चाहिए। ये जो लोग पब्लिक केयरलेस हुई है ना, उसको जागरूक होना चाहिए। केयरलेसनेस आ गया है लोगों में केयरलेसनेस आ गया। इतना देखते हैं मीडिया में, इतना अपना इतना प्रचार हुआ है, न्यूज़पेपर में अपने इतने फोटो आते हैं, हम लोग इतना चार्ज मारते हैं, फिर भी लोग क्यों ऐसा करते हैं पता नहीं चले। केयरलेस ही रहते हैं, बिंदास आके घूमते जाते हैं, इतना 200 रुपये हम लोग चार्ज मारते हैं, पुलिस को बुला के उनको कस्टडी में भी बिठाते हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मास्क नहीं पहनना कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। इसीलिए हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। देश के बड़े शहरों और मेट्रो में फिर भी बच्चों के पास सीखने की सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा है ऑनलाइन। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो ऐसे दूर दराज इलाकों में हैं जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना ही टीवी पहुंचता है, वहां के बच्चे क्या करें। सोनभद्र जिले में कुछ स्कूल के शिक्षकों ने मिलकर इस समस्या का एक हल निकाला है और गांव में सामाजिक दूरी बरतते हुए ऐसी चौपाल जमाई है जहां क्लास ली जा सके। प्रभात कुमार और आलोक पांडे की रिपोर्ट। पूर्वी यूपी के पिछड़े हुए सोनभद्र जिले के कलकहरी बहरा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं वर्षा रानी। उन्होंने गरीब घरों के बच्चों की मदद के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। जहां कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और ना टीवी है, वहां ये चौपाल क्लास है। क्या बोलते हैं इसमें? प्लैनेट ना, तो ये जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है, इनके कण छोटे छोटे होते हैं। जहां वर्षा रानी और उनकी तरह के अन्य शिक्षक स्कूल से लगे गांवों में अपनी पहल पर जा रहे हैं पिजन और बच्चों को उनके घरों से बाहर ही इकट्ठा कर पढ़ा रहे हैं। स्पैरो यानी चिड़िया। इसके लिए उन्होंने पहले माँ पिता को भरोसे में लिया और सामाजिक दूरी पर अमल के सख्त नियम रखे। शासन के निर्देश से हम लोगों ने ई पाठशाला का संचालन किया, लेकिन गांव में मोबाइल और एंड्रॉइड फोन के कमी के कारण ये सिस्टम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ वो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन से छूट जा रहे हैं उनको प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए हम लोग ये मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं और हमारे सारे स्टाफ इसमें मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में जाकर पढ़ाएं और उससे जो बच्चों का छूट जा रहा है, जहाँ से जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें वो पढ़ाएं और साथ ही साथ जो ई पाठशाला का शिक्षण सामग्री है उसको भी बच्चों को दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है पूरे के पूरे अधिगम जो है इनका वो चलता रहे और इनके अंदर एक गैप ना आए, लर्निंग गैप ना आए। सोनभद्र यूपी की राजधानी लखनऊ से 370 किलोमीटर दूर है। नीति आयोग के मुताबिक देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में आता है और यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों के पास ई लर्निंग या टीवी के जरिए शिक्षण की सुविधा नहीं है।
इस वजह से इन अनौपचारिक चौपालों की अहमियत काफी बढ़ गई है। एक छोटे से किसान परिवार के बेटे विकास कुमार इसको महसूस करते हैं। कोरोना वायरस के चलते में हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए हमारे मैम जी या सर आकर हम लोग का मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा आप लोग को? हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ ये सब पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है पढ़ाई हो रहा है? तो हाँ, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मास्टर साहब खुद आते हैं हमारे गांव के बगल, घर का बगल में एक थोड़ा सा जो एक रूम है, उसी पे बच्चे को बुला करके दूरी बिठा करके पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। पहले से भी लॉकडाउन में भी आए थे, एक दो चक्कर देख रहे थे कि बच्चा ज़्यादा घूम रहे थे जब स्कूल बंद था। तो फिर जो कि आए 2-3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद में लगभग में, तो मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लगभग ठीक जा रहे हैं। जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वायरस है, कोविड-19 कोरोना वायरस है ना, के रूप संपर्क में आएंगे अगर हम। अब तक इस तरह की कक्षाएं कुछ सरकारी शिक्षकों के निजी पहल का मामला है, जिनसे देश के सबसे गरीब बच्चों को मदद मिल रही है। लेकिन अगर इनको सांस्थानिक रूप मिल जाए तो पूरे यूपी के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 17 17 17 34 17 51 17 64। सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। 36 17 9 153 17 70। तो इस वक्त देश की बात में मेरे साथ इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए बिंदास क्रिकेट।